हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। एक डायपोल के कारण हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में स्टडी किए थे और इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है और डायपोल मोमेंट हमने डिफाइन किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल। ओके, तो एक करके हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at a point due to an electric dipole। ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हम लोग देखेंगे क्या होगा। ओके, तो डायपोल हम लोग किसको कहते हैं? डायपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें टू चार्जेस होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? इक्वल, और जो नेचर होता है वो क्या होता है? अपोजिट नेचर का। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी करेंगे कैलकुलेट, वो 3 पॉइंट्स पे कैलकुलेट करेंगे। आपका फर्स्ट जो होगा वो होगा एक्सियल लाइन पे, और एक्सियल लाइन पे हम लोग जब कोई पॉइंट को चूज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन। एक्सियल लाइन, या इसको हम लोग बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन। ओके, एंड ऑन पोजीशन पे। ओके, दूसरा हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग करेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे। इक्वेटोरियल लाइन पे, और इक्वेटोरियल लाइन पे जब हम लोग कोई पॉइंट बोलते लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। और लास्ट में हम लोग कोई भी एक जनरल पॉइंट हम लोग ले सकते हैं। थर्ड हम लोग लेंगे एनी पॉइंट। एनी पॉइंट। तो बेसिकली हमारा जो डिस्कशन होगा वो बेसिकली ये 3 टॉपिक्स पे बेस्ड होगा। फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन पे डायपोल के कारण। दूसरा हम लोग करेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे, और थर्ड हम लोग कैलकुलेट करेंगे एनी पॉइंट, जनरल पॉइंट, को भी पॉइंट हम लोग चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं एक्सियल लाइन पे। ओके, फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं एक्सियल लाइन पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा डायपोल डायपोल के कारण। तो हमारे पास कितने चार्जेस हैं? 2 चार्जेस हैं, आप देख सकते हैं। ये आपके 2 चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस। पॉइंट्स में डिफाइन करता हूं। ये आपका पॉइंट ए, ये आपका पॉइंट बी। यहाँ पे आपका एक नेगेटिव चार्ज है -q, ये आपका पॉजिटिव चार्ज +q। क्लियर है? और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? वेरी वेरी स्मॉल। अब हम लोग क्या कर सकते हैं ना, एक पॉइंट चूज कर सकते हैं, मिड पॉइंट। इस पॉइंट को मैंने क्या बोला? ओ। अब एक्सियल लाइन क्या होगा? एक्सियल लाइन होगा ये वाली लाइन जो ये दोनों चार्ज से होते हुए जा रहा है। ये जो आपकी लाइन है वो क्या है? एक्सियल लाइन। ओके, एक्सिस आप ले सकते हैं, आप डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं ये वाली लाइन ले रहा हूं तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सियल लाइन। इसको आप बोल सकते हो एक्स ओ एक्स डैश। तो ये आपका कौन सा लाइन है? एक्सियल लाइन। तो हमारे पास 2 चार्जेस हैं। अब ये दोनों चार्जेस के कारण हम लोग एक्सियल लाइन पे क्या फाइंड करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैंने कोई भी पॉइंट लिया जो एक्सियल लाइन पे है। ये आपका पॉइंट मैं क्या ले लेता हूं? P। ओके ना, इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं C, बिकॉज P हम लोग डायपोल मोमेंट डिफाइन करेंगे। तो ये आपका पॉइंट क्या हो गया? C। और इस पॉइंट C का जो डिस्टेंस है इस सेंटर से वो मैं ले लेता हूं। ये जो आपका पॉइंट C है हम लोग ओरिजिन से मेजर करेंगे डिस्टेंस, या मिड पॉइंट से। ये वाली डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है? R। ये वाला जो लेंथ है, अगर डायपोल लेंथ में टोटल 2L मानूं तो ये वाली लेंथ L है, और ये वाली लेंथ क्या है? L। क्लियर है? बहुत सिंपल है। अब मैं बोलता हूं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है +q, क्योंकि मेरे पास 2 चार्जेस हैं, एक -q, एक तुम्हारा +q। तो ये दोनों चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्पेस में एग्जिस्ट करेगा। तो अगर मैं पॉइंट C ले रहा हूं तो ये पॉइंट C क्या है? ये पॉइंट C +q चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और साथ ही साथ ये पॉइंट C -q चार्ज के भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो पॉइंट C पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो पॉजिटिव चार्ज के कारण भी होगा और नेगेटिव चार्ज के कारण होगा। मैं पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉइंट C पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में मान लेता हूं E1। कितना है? E1। जस्ट मैं ज्यूम कर रहा हूं। पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉइंट C पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है? E1। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? यहां पे मैं लूंगा एक टेस्ट चार्ज Q0, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज।
तो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये भी आपका क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा रिपल्सन, जो आपका फोर्स का डायरेक्शन होता है, फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज, वही डायरेक्शन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होगा। तो ये वाली वैल्यू जो मैं मान ले रहा हूं वो क्या है E1। सिमिलरली ये आपका Q0 जो टेस्ट चार्ज है वो माइनस क्यू के भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो ये भी इस पे फोर्स लगाएगा। तो ये नेगेटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। सो ये आपका जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव चार्ज के कारण होगा, और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैं मान लेता हूं E2। आप देख सकते हो ये जो दो लाइन है आपका E1 और E2 जो मैं लिखा हूं, जो वेक्टर से मैं रिप्रेजेंट किया हूं, तो E2 का जो लेंथ है वो लेस है और E1 वेक्टर का जो लेंथ है वो क्या है मोर, क्योंकि ये दोनों चार्जेस हैं, चार्जेस के मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये जो आपका पॉइंट सी है, पॉजिटिव चार्ज का पॉइंट सी से डिस्टेंस लेस है, तो इसके कारण जो फील्ड होगा पॉइंट सी पे वो मोर होगा। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, मोर इज द डिस्टेंस लेस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये नेगेटिव चार्ज का पॉइंट सी से डिस्टेंस जो कि मोर है, तो इसका जो इफेक्ट होगा पॉइंट सी पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पर फोर्स कम लगेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगा लेस होगा। ठीक है, तो बाकी ये सारे जो चीज मैं रिप्रेजेंट किया हूं उसको आप वर्ड्स में लिख सकते हैं। अब हम लोग डायरेक्टली में आता हूं डेरिवेशन पे। तो आपके पास दो फील्ड है, पहला फील्ड है E1 और दूसरा फील्ड क्या है E2। तो पॉइंट सी पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ओके, सो E को अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में मानूं इंटेंसिटी एट पॉइंट सी जो कि एक्सियल लाइन पे है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये इक्वल होगा E1 प्लस E2 के। क्लियर है? तो हम लोग एक एक करके वैल्यू लिखना स्टार्ट करेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल्स टू कितना होगा, E1 का वैल्यू, E1 में मानो पॉजिटिव चार्ज के कारण, तो ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस r इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन एयर मीडियम, चार्ज का मैग्नीट्यूड जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, या आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कांस्टेंट के मान सकते हो, KQ अपॉन r स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो E1 पॉजिटिव चार्ज के कारण है, तो KQ और इसका डिस्टेंस पॉइंट सी से डिस्टेंस कितना है BC, तो ये BC हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो आपका BC होगा टोटल डिस्टेंस, ये इन टर्म्स ऑफ R में हम लोग लिख सकते हैं, BC को हम लोग इन टर्म्स ऑफ R एंड L लिख सकते हैं। ये टोटल डिस्टेंस R है और ये आपका लेंथ कितना है L, तो ये बाकी बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, ये बाकी बचा हुआ डिस्टेंस होगा R माइनस L। क्लियर है? ये वाली जो डिस्टेंस है वो है R माइनस L। सिमिलरली ये नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस आप पॉइंट सी से फाइंड कर सकते हो, ये टोटल डिस्टेंस R और इसमें L को ऐड कर दो, तो ये वाली जो डिस्टेंस बच जाएगी वो होगी R प्लस L। ये आपका R माइनस L, ये आपका R प्लस L। तो KQ आपका हो गया कांस्टेंट Q, और इस चार्ज का पॉइंट से डिस्टेंस कितना है R माइनस L, तो R माइनस L का स्क्वायर। ये तो आपका मैग्नीट्यूड आया। डायरेक्शन आप देखो, डायरेक्शन ये क्या जा रहा है पॉइंट सी से क्या जा रहा है अवे, पॉइंट सी से क्या जा रहा है अवे। तो अगर मैं एक वेक्टर लूं जो इस लाइन के अलोंग है, BC लाइन के अलोंग है, तो ये आपका BC के लाइन के अलोंग का वेक्टर और ये वाली डायरेक्शन दोनों क्या है सेम। तो एक मैं यूनिट वेक्टर ले लेता हूं BC कैप, क्लियर है, पॉइंट सी से अवे जा रहा है, प्लस E2 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं K कांस्टेंट, सेकेंड चार्ज आपका क्या माइनस Q, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा Q अपॉन इस चार्ज का डिस्टेंस पॉइंट सी से कितना है, इस चार्ज का पॉइंट सी से डिस्टेंस है R प्लस L, तो R प्लस L का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन देखें, डायरेक्शन अगर हम लोग देखें तो E2 का डायरेक्शन आ रहा है C से B की तरफ, तो एक मैं यूनिट वेक्टर लेता हूं CB कैप। क्लियर? अब हम लोग इसको सिंपली क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, अब देखो ये BC और CB कैप, BC और CB कैप क्या बता रहा है, अगर ये तुम्हारा BC है, ओके, अगर B से C की तरफ जा रहे हो तो एक तुमको वेक्टर मिल रहा है, अगर C से B की तरफ आ रहे हो तो तुमको दूसरा एक वेक्टर मिल रहा है, ये आपका BC वेक्टर होगा और ये आपका क्या होगा CB वेक्टर। इसी के डायरेक्शन में हमने दो वेक्टर लिया है यूनिट वेक्टर BC कैप और CB कैप।
तो यूनिट वेक्टर्स अपोजिट टू ईच अदर या वेक्टर्स अपोजिट टू ईच अदर हम लोग कैसे लिखते हैं, बीसी कैप और सीबी कैप के बीच रिलेशनशिप क्या होगा, माइनस का। इसका मतलब वो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो सिंस बीसी कैप एंड सीबी कैप दे आर जस्ट इक्वल एंड अपोजिट, सो हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, हम लोग सिंपली लिख सकते हैं बीसी कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ सीबी कैप। तो सीबी का वैल्यू क्या होगा, सीबी का जो वैल्यू होगा वो होगा माइनस ऑफ बीसी कैप। तो इस इक्वेशन में हम लोग रिप्लेस करेंगे इस वैल्यू को। तो इस इक्वेशन में जब हम लोग वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू बी सी कैप प्लस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और सी बी कैप को रिप्लेस करते हैं माइनस बी सी कैप से। क्लियर है? या आप E1 प्लस E2 सबसे पहले रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हो। E1 E2 दो वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो आप वो भी रूल अप्लाई कर सकते हो, बट दिस विल बी योर सिंपलेस्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आप अगर इस इक्वेशन को देख रहे हो तो हमारे पास क्या आया, इसी को मैं सॉल्व करता हूं, सीधे इसी इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूं। तो हमारे पास फाइनल जो वैल्यू आया है के क्यू कॉमन, सो हम लोग कॉमन टर्म को आउट करते हैं। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू के क्यू को मैं कॉमन रखता हूं। क्लियर है? बीसी कैप भी दोनों में कॉमन है, बीसी कैप बाहर कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, आर माइनस एल होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में, ओके, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे बचेगा आर प्लस एल होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड के लिए ये साथ में रखा और बीसी कैप को बाहर कर दिया डायरेक्शन के लिए। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर देना। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, K इंटू क्यू इंटू जस्ट मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉल्विंग दिस फ्रैक्शन, आर प्लस एल होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 1, आर प्लस एल होल स्क्वायर माइनस एल होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 1, आर माइनस एल होल स्क्वायर, ये दोनों टर्म नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आर माइनस एल होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल होल स्क्वायर, और आपके पास डायरेक्शन के लिए क्या होगा, बीसी कैप। अब इसी इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास कितना आएगा, E का वैल्यू, E का जो वैल्यू आएगा वो आएगा K इंटू क्यू। सॉल्व इट, जब सॉल्व करेंगे तो A प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2ab 2rl, सिमिलरली A माइनस बी होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बट माइनस साइन है तो माइनस आर स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बट माइनस साइन है तो माइनस एल स्क्वायर, माइनस 2rl माइनस माइनस प्लस, इट विल बिकम 2rl डिवाइडेड बाय r माइनस एल होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल होल स्क्वायर। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टर्म्स हमारे कैंसिल हो गए, प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसल, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कैंसल, 2rl प्लस 2rl, ये आपका कितना हो जाएगा 4rl, और डायरेक्शन के लिए हमने यहाँ पे रखा था बी सी कैप। तो E का वैल्यू कितना आएगा, E का वैल्यू आएगा K इंटू क्यू, ओके, और यहाँ पे 2rl प्लस 2rl 4rl डिवाइडेड बाय r माइनस एल होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल होल स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आ गया और डायरेक्शन के लिए बीसी कैप। तो ये हमारा रिजल्ट आया, ये आपका एक्चुअल रिजल्ट है एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है? अब इसी रिजल्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि ये जो डायपोल लेंथ होता है वो क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल, और अगर पॉइंट सी को मैंने बहुत दूर चूज किया है तो ये आपका जो डिस्टेंस आर होगा वो डायपोल लेंथ के कंपेरिजन में क्या होगा, ग्रेटर। तो अगर मैं ये एज्यूम कर लूं कि पॉइंट सी इज वेरी फार अवे, इफ देन द कंडीशन विल बी आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। इसका मतलब पॉइंट सी अगर बहुत दूर है तो आर जो डिस्टेंस होगा डायपोल लेंथ से क्या होगा, वेरी वेरी ग्रेटर। देन हम लोग अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, अगर आर में एक छोटा सा टर्म एल हटा मैं भी दूं तो वो वैल्यू आर ही के इक्वल होगा, और आर प्लस एल भी किसके इक्वल होगा, आर के ही इक्वल होगा। तो इस एक्सप्रेशन में E का जो वैल्यू आ जाएगा वो आएगा K इंटू क्यू
इंटू 4RL को हम लोग लिख सकते हैं 2R इंटू 2L डिवाइडेड बाय R माइनस एल होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ R माइनस एल को R से, सो R स्क्वायर एंड R प्लस एल होल स्क्वायर को R स्क्वायर से। तो एक R क्या हो जाएगा, कैंसल आउट ना। हम लोग जानते हैं Q इंटू 2L, Q मतलब किसी भी एक का चार्ज का मैग्नीट्यूड और 2L बताता है दोनों चार्जेस का बीच का डिस्टेंस। तो Q इंटू 2L आपका क्या बता रहा है, Q इंटू 2L आपको बता रहा है डायपोल मोमेंट BC। ओके, नाउ E इज इक्वल टू, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा K इंटू Q। ओके, नाउ सॉरी Q इंटू 2L को हम लोग लिख सकते हैं P, और ये R क्या हो गया, कैंसल। तो 2P बेसिकली यहाँ पे बचेगा, R स्क्वायर इंटू R, ये आपका क्या हो जाएगा R क्यूब इंटू BC कैप। क्लियर। तो फाइनली हमने क्या किया, फाइनली हमने एक्सियल लाइन पे फाइंड कर लिया। एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो हो जाएगा K कांस्टेंट 2P अपॉन R क्यूब। ओके, ना डायपोल मोमेंट का भी अगर डायरेक्शन देखते हैं तो डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो देखो, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। और अगर BC लाइन को मैं देखूं तो B से C जा रहा है, दोनों वेक्टर क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो बेसिकली इस BC कैप को ऐसे भी हम लोग रिजल्ट रहने दे सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर ले सकते हैं P कैप। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यहाँ पे डायरेक्शन है वो है अलोंग, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस डायपोल मोमेंट। जिस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बस क्या है, पॉइंट सी से जिस पॉइंट पे फाइंड कर रहे हो उससे क्या जा रहा है, अवे जा रहा है। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, K इंटू 2P अपॉन R क्यूब। अगर K का वैल्यू एयर मीडियम में रखना चाहते हो तो ये हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये आपका जाएगा 2P बाय R क्यूब। सो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग केसेस में हमने क्या कर लिया, देख लिया। क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है एक्सियल लाइन पे वो किसका फंक्शन है, डिस्टेंस के क्यूब का, R क्यूब का। बट इन जनरल जब हम लोग पॉइंट चार्ज के कारण फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी एक गिवन पॉइंट पे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो किसका फंक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फंक्शन होता है डिस्टेंस के स्क्वायर का, R स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां से भी आ गया। तो ये कंप्लीट जो था डेरिवेशन था किसका, आपका, और या आप बोल सकते हैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में एक्सियल लाइन पे। अब सेम डेरिवेशन हम लोग करेंगे बट हम लोग करेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा डेरिवेशन है वो है इक्वेटोरियल लाइन पे। ओके, so now we are going to find out the electric field intensity on the equatorial line due to an electric dipole. ओके, तो सेकंड हमारा होगा इक्वेटोरियल लाइन पे। तो नेक्स्ट जो हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोल सकते हैं। इक्वेटोरियल लाइन पे अब हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमारे पास दो चार्जेस हैं, ये आपका नेगेटिव, ओके, ये आपका पॉजिटिव। पॉइंट्स हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, पॉइंट ए, ये आपका पॉइंट बी, और ये हमारा चार्ज है, दो चार्जेस, एक आपका माइनस क्यू, दूसरा आपका प्लस क्यू, और ओ इज द मिड पॉइंट। वो हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका मिड पॉइंट है। डिस्टेंसेस हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ये वाला डिस्टेंस कितना है L, और ये वाला डिस्टेंस कितना है L। तो टोटल डिस्टेंस डायपोल लेंथ कितना हो गया, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस कितना हो गया 2L मेरे पास आ गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इक्वेटोरियल लाइन डिफाइन करने वाले हैं। तो इक्वेटोरियल लाइन हम लोग जानते हैं ये वाली लाइन होती है जो मिड पॉइंट से पास कर रहा है, और डायपोल लेंथ के क्या है परपेंडिकुलर, या एक्सियल लाइन के क्या है परपेंडिकुलर। तो ये वाली जो लाइन है हमारी वो कौन सी लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर है। तो ये वाला जो लाइन है वो क्या है, इक्वेटोरियल लाइन। सिमिलरली ये नीचे भी जाएगा, ओके, लाइक दिस, ये आपका इक्वेटोरियल लाइन है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो कोई भी मैं एक पॉइंट चूज करता हूं, सपोज ये है आपका पॉइंट सी। इस पॉइंट पे हम लोग क्या फाइंड करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
तो पॉजिटिव चार्ज के कारण सिमिलरली हम लोग एज्यूम करेंगे कि पॉइंट सी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो मेरे पास कितना है E1, और नेगेटिव चार्ज के कारण कितना है E2। तो सबसे पहले देख लेते हैं, मैग्नीट्यूड तो E1 E2 मान लिया, पहले सबसे पहले मैं ज्वाइन कर लेता हूँ ये पॉइंट बी और पॉइंट सी को, क्योंकि हमको डिस्टेंस चाहिए चार्ज का पॉइंट सी से। पॉइंट सी पे अगर हम लोग फाइंड करने वाले हैं तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी मेरे पास, मैं इसको मिला देता हूं, क्लियर है, ये वाली लाइन आ जाएगी बी सी, और सिमिलरली नेगेटिव चार्ज को भी हम लोग मिला देते हैं, ये आपका नेगेटिव चार्ज को मैं मिलाता हूं, ओके ये मिल गया, देख लो। अब हम लोग देखते हैं पॉइंट सी पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन फाइंड करने वाले हैं तो यहाँ पर एक हमको टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा, यूनिट पॉजिटिव भी रख सकते हैं या टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखते हैं। तो ये देखो पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे क्या लगाएगा, फोर्स। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, रिपल्सन, इस लाइन के अलोंग होगा। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1, ओके, प्लस क्यू के कारण। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज भी दिस टेस्ट चार्ज पे क्या लगाएगा, फोर्स। तो नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट। तो इस लाइन के अलोंग क्या लगेगा, इस लाइन के अलोंग आपके पास क्या लगेगा, फोर्स। तो दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, दोनों का वेक्टर सम। तो वेक्टर सम फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम हम लोग फॉर्म करेंगे। E1 के पैरेलल में यहाँ पे एक साइड ड्रॉ करता हूं या वेक्टर ड्रॉ करता हूं, ये आपका E1, और सिमिलरली E2 के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ओके, ये आपका E2। तो आपका एक पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि किसी भी पैरेललोग्राम में टू एडिशन साइड्स अगर दो वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हो, पहला देखो ये साइड आपका E1 से, दूसरा साइड E2 से, तो इसका जो डायगोनल होगा जो ये दोनों साइड से जा रहा है वो डायगोनल दोनों का क्या बताएगा, रिजल्टेंट। ये आपका हो जाएगा E, मिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट का डायरेक्शन। अब क्लियरली देख सकते हो क्योंकि ये आपका लाइन कहां पे है, ये वाली लाइन इक्वेटोरियल लाइन है, और अगर पॉइंट सी इक्वेटोरियल लाइन पे है तो सी का डिस्टेंस ए से और सी का डिस्टेंस बी से दोनों क्या होगा, सेम होगा। अगर ये डिस्टेंस ओसी को अगर मैं आर मान लेता हूं, ये डिस्टेंस एल है, ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, रूट मीन्स 1/2। ये वाली भी डिस्टेंस कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट 1/2। तो अगर ये बड़ी वाली ट्राइंगल हम लोग देखें ACB, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसके जो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ये दोनों एंगल्स जो ये दोनों साइड के साथ बने हुए हैं वो एंगल भी क्या होंगे, सेम। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। तो ये थीटा थीटा इंटीरियर एंगल है और ये आपका ट्राइंगल के बाहर बन रहा है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, 2 थीटा। 2 थीटा इसका मतलब जो एक्सटीरियर एंगल होता है किसी भी ट्राइंगल में, बाहर वाला जो एंगल होता है वो 2 इंटीरियर एंगल्स के क्या होता है, सम होता है। तो बाहर वाला जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ट्राइंगल के, सो ये दोनों का क्या होगा, सम। सो थीटा प्लस थीटा, ये बाहर वाला एंगल कितना होगा, 2 थीटा। इसका मतलब E1 वेक्टर और E2 वेक्टर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 पॉजिटिव चार्ज के कारण और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के कारण, ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 2 थीटा। तो अब हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपका डायग्राम है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू कितना होगा, E इज इक्वल टू सिंपल दोनों का सम होगा, E1 प्लस E2, ओके। तो E1 में माना पॉजिटिव चार्ज के कारण, तो E1 इज इक्वल टू K मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस है BC, तो BC डिस्टेंस है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, तो स्क्वायर करेंगे तो ये डिस्टेंस बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और देखो डायरेक्शन, देखो ये पॉइंट C से अवे जा रहा है, तो BC के अलोंग अगर एक मैं यूनिट वेक्टर करूं तो मैं लिख सकता हूं BC कैप फॉर डायरेक्शन। E2 के लिए मैं सिमिलरली लिख सकता हूं K Q, मैग्नीट्यूड कितना माइनस Q का Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट है, रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्शन देखते हैं, ये आ रहा है C से A की तरफ,
सो सी ए कैप एक यूनिट वेक्टर हमने ले लिया डायरेक्शन के लिए। अब देखो कांस्टेंट जो जो टर्म्स आपके दोनों कॉमन है उसको बाहर कर लेते हैं, के क्यू दोनों में कॉमन है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दोनों में कॉमन है, हमने बाहर कर दिया। अंदर में जो बचा वो क्या बचा, बी सी कैप प्लस सी ए कैप, दो यूनिट वेक्टर्स बचे जिनके बीच एंगल कितना है 2 थीटा। अब हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई कितना हो जाएगा, ई का अगर मैग्नीट्यूड में सबसे पहले फाइंड करना चाहूं तो ये हो जाएगा के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसके अंदर वाले दो वेक्टर है, क्लियर है, ये आपका वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है आपको याद रखना है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 2 थीटा, क्लियर है। तो हम लोग ट्रायंगल लॉ जो हमारा मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला होता है वो हम लोग अप्लाई करेंगे, क्या होगा अंडर रूट, अगर ये है और ये बी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू 1 और दोनों के बीच का एंगल कितना है cos थीटा, तो हम लोग लिखेंगे cos ऑफ 2 थीटा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है 2 थीटा। तो ये मेरे पास आ गया वैल्यू। BC का मैग्नीट्यूड BC स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, CA का मैग्नीट्यूड 1 है 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू BC का मैग्नीट्यूड इंटू CA का मैग्नीट्यूड 2 इंटू 1 इंटू cos ऑफ थीटा, जहां पे थीटा है दोनों के बीच का एंगल, लेकिन दोनों के बीच एंगल 2 थीटा है तो हमने ले लिया cos ऑफ 2 थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो मेरे पास कितना आ जाएगा ई का वैल्यू, ई का जो वैल्यू आएगा वो आएगा k इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करेंगे 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 दिस विल बिकम 2 इंटू 1 2 cos 2 थीटा का अंडर रूट, क्लियर है। नाउ ई का जो वैल्यू मेरे पास आएगा वो कितना आएगा k इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हम लोग इसके अंदर वाला देखते हैं, 2 दोनों में कॉमन है तो 2 बाहर कर देते हैं, 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा का क्या हो गया अंडर रूट। ना मेरे पास मैथ्स में एक फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2 थीटा, ओके, तो 1 प्लस cos 2 थीटा, क्लियर है, ये किसके इक्वल होता है 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के। तो इसी वैल्यू को अगर हम लोग लिखना चाहें तो ई का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, ई का जो वैल्यू आएगा वो आएगा k इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा का वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। अब रूट के अंदर देखो दो हमारे पास दो बार है, 2 टाइम्स है तो 2 रूट के बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा से रूट क्या हो जाएगा खत्म, तो मेरे पास रिजल्ट अब क्या बचेगा, हमारे पास ये रिजल्ट बचेगा E इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, आएगा k इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और अंदर में जो बचेगा वो बचेगा 2 इंटू कॉस थीटा, ये आपका बच गया, रूट से बाहर आया। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे मैग्नीट्यूड सिर्फ हम लोग फाइंड कर रहे थे, तो ई का जो मैग्नीट्यूड आया वो आया k इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2 cos थीटा का यहाँ पे देखते हैं वैल्यू क्या होगा इस ट्रायंगल से, थीटा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, ये आपका बेस ये आपका हाइपोटेनस, तो यहाँ पे cos थीटा का जो वैल्यू होगा, बेस हमारे पास कितना है, बेस है OB, इसका मतलब L, हाइपोटेनस है ये, हाइपोटेनस है मेरे पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट दैट इज 1/2। तो cos थीटा का यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा L डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 1/2। सेम बेस है, पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा मेरे पास, सेम बेस के लिए पावर क्या होता है ऐड। नाउ ये वाला टर्म देखो Q इंटू 2L, Q आपका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, ये आपका Q देखो Q और ये 2L, Q किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड 2L इज द सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, तो Q इंटू 2L को हम लोग डायपोल मोमेंट बोलते हैं, P मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट, तो E का वैल्यू कितना आ जाएगा K एंड Q इंटू 2L को हम लोग लिख सकते हैं P, और ये हमारे पास क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर कितना है 1, सो 1 प्लस 1/2, सो ये आपके पास आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो ये आपका इक्वेटोरियल लाइन पे आ गया मैग्नीट्यूड,
सो ई इक्वेटोरियल यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं इज इक्वल टू कितना आ गया Kp अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो ये वाला रिजल्ट आया। अब इसी वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। सेम कंडीशन में बोल सकता हूं इफ पॉइंट सी इज वेरी फार अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ओ, तो ये जो डिस्टेंस होगा आर वो क्या होगा, वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। डायपोल लेंथ वैसे भी वेरी स्मॉल होता है। देन हम लोग बोल सकते हैं आर स्क्वायर, जब स्क्वायर करेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे देन आर स्क्वायर विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर को हम लोग आर स्क्वायर के कंपैरिजन में क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं, आर स्क्वायर। तो ई इक्वेटोरियल पे जो मेरे पास आएगा वो कितना आएगा, इक्वेटोरियल लाइन पे वो आ जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का पावर 3/2, तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो इक्वेटोरियल लाइन पे कितना आ जाएगा, के पी अपॉन आर क्यूब। क्लियर है। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आया इक्वेटोरियल लाइन पे ड्यू टू अ डायपोल। अब हम लोग इंटरेस्टेड है फाइंडिंग डायरेक्शन के लिए। हम लोग क्लियरली अगर हम लोग इसी चीज को अगर वेक्टर फॉर्म में रखें तो इजीली से हम लोग लिख सकते हैं। क्लियरली आप देख सकते हो कि अगर ये E1 है और ये आपका E2 है, E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या था, सेम, KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो बेसिकली जो ये एंगल होगा 2 थीटा अगर टोटल एंगल है तो ये जो रिजल्टेंट पास करेगा वो क्या करेगा, बीचों बीच यानी थीटा एंगल से पास करेगा। क्लियर। तो अगर ये वाला एंगल थीटा तुम्हारा बचा और देखो ये वाला लाइन भी कितना है, थीटा, ये वाली अगर ये ट्रांसवर्स लाइन है तो अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है, इसका मतलब ये वाली लाइन जो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जा रहा है और ये लाइन ए बी दोनों का क्या है, पैरेलल। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, इधर आपका जाएगा डायपोल मोमेंट। और ये वाला लाइन देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जस्ट इसके क्या है, अपोजिट। तो इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में रखना चाहें तो ई इक्वेटोरियल हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू जाएगा केपी अपॉन आर क्यूब, लेकिन ये डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ पी कैप डायरेक्शन के लिए। क्लियर है। तो ये आपका मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन के साथ अगर आप वेक्टर फॉर्म में रखना चाहते हैं तो ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कशन का, तो दो हम लोग तो डिफाइन कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन होगा वो हमारा होगा एनी पॉइंट पे। एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन हम लोग फाइंड कर चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे एनी पॉइंट। बट हम लोग एक जो रिजल्ट ऑब्टेन किए हैं अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट, वो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। क्लियर है। तो हमारा जो रिजल्ट है एक्सियल लाइन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन कितना आया, K इंटू पी, सॉरी 2p आया था अपॉन आर क्यूब। ओके, एट अ डिस्टेंस r। इक्वेटोरियल लाइन पे कितना आया था, मेरे पास आया था K इंटू पी बाय आर क्यूब। मैग्नीट्यूड में सिर्फ लिखा हूं। क्लियर है। सेम डिस्टेंस r पे, तो अगर दोनों का मैं रेशियो लूं तो मेरे पास आ जाएगा E एक्सियल डिवाइडेड बाय E इक्वेटोरियल। कितना आएगा मेरे पास, देखो K इंटू 2p बाय आर क्यूब है एक्सियल लाइन के लिए, इक्वेटोरियल लाइन के लिए कितना है, KP अपॉन आर क्यूब। देखो कौन कौन सारे टर्म्स कैंसल आ जाएंगे। सो आर क्यूब कैंसल, K कैंसल, PP कैंसल। सो सिर्फ क्या बच रहा है मेरे पास, 2 बच रहा है। इसका मतलब एक्सियल लाइन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका मैग्नीट्यूड और इक्वेटोरियल लाइन पे जो सेम डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा इक्वेटोरियल लाइन सेम डिस्टेंस r पे, तो दोनों का रेशियो कितना है, 2। क्लियर है। और इसको और भी अगर सिंप्लीफाई करें तो E एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E इक्वेटोरियल। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। एक्सियल और इक्वेटोरियल को अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये हमारे पास रिजल्ट आया। तो अब हम लोग चलते हैं फाइनल रिजल्ट की तरफ। जो फाइनल हमारा डिस्कशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड डायपोल में, वो हम लोग देखेंगे। क्लियर। सो हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन है
वो है एट एनी पॉइंट नाउ। क्लियर है? डायपोल के ही कारण हम लोग फाइंड करेंगे नाउ एट एनी पॉइंट। एनी पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे। तो ना हम लोग एक्सियल लाइन पे ना इक्वेटोरियल लाइन पे। तो सिमिलरली हमारे पास दो चार्जेस हैं, ये आपके टू चार्जेस, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये दोनों के बीच का लेंथ डायपोल लेंथ आप बोलते हैं। ये टोटल लेंथ कितना है 12, डायपोल लेंथ सब लोग जानते हो। मिड पॉइंट भी हम लोग ले सकते हैं, ये आपका पॉइंट ए, ये आपका पॉइंट बी और ये आपका मिड पॉइंट हम लोग ले लेते हैं इस मिड पॉइंट को ओ। क्लियर है? अब हम लोग क्या लेते हैं, एक पॉइंट चूज करते हैं सी, जो कि ना एक्सियल लाइन पे ना इक्वेटोरियल लाइन पे। ये हमने पॉइंट लिया सी। पॉइंट सी का पॉइंट ओ से डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है ये मैं ले लेता हूं, आपका पॉइंट सी का डिस्टेंस कितना है आर, और चूंकि ये कुछ एंगल से इंक्लाइंड है तो इस एंगल को भी मैं ले लेता हूं थीटा। सो पॉइंट सी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जो आपका पॉइंट सी है वो बेसिकली डिस्टेंस पॉइंट ओ से आर है, एंगल कितने पे रखा हुआ है थीटा पे। तो सिमिलरली मैं सेम एक्सप्लेनेशन दूंगा, बट सबसे पहले मैं डायपोल मोमेंट डिफाइन कर लेता हूं। ये आपका डायपोल मोमेंट है। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव। तो मैं मान लेता हूं डायपोल मोमेंट है, उसका वैल्यू कितना, मैग्नीट्यूड p, डायरेक्शन कितना होगा नेगेटिव से पॉजिटिव। नाउ क्या हम लोग इस डायपोल मोमेंट p का कंपोनेंट ले सकते हैं? अगर हम लोग p का कंपोनेंट लें इस डायरेक्शन में, ओके, इस लाइन के अलोंग में, क्योंकि इस लाइन के साथ ये एंगल बना रहा है थीटा, तो इस लाइन के अलोंग में अगर p का कंपोनेंट लें तो ये आपका हो जाएगा p इंटू कॉस थीटा। सिमिलरली इसी लाइन के परपेंडिकुलर अगर एक मैं लाइन ड्रॉ करूं, ये इसी के परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन हो गई ना। तो ये अगर हमारे पास p था तो p का दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो कितना आ जाएगा, इसके ही परपेंडिकुलर p साइन थीटा। क्लियर है? हम लोग जानते हैं कंपोनेंट लेना किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का, जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ p cos थीटा, और उस एक्सिस के जो परपेंडिकुलर अब जो एक्सिस बचेगा उसके अलोंग में कितना आ जाएगा p sin थीटा। तो p का हम लोग कंपोनेंट ले लिए, अब p को भूल जाओ, अब सिर्फ कंसंट्रेट करो p cos थीटा। इसका मतलब एक जो डायपोल है वो इस लाइन के अलोंग एग्जिस्ट कर रहा है, आप बोल सकते हैं ये वाले लाइन के अलोंग। क्लियर? क्योंकि आपका जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव, सो इधर आपका डायपोल मोमेंट जा रहा है p cos थीटा एक, तो यहाँ इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। तो अगर इस लाइन को हम लोग इस लाइन के अलोंग अगर एक डायपोल एग्जिस्ट कर रहा है तो पॉइंट सी इस डायपोल के रिस्पेक्ट में पॉइंट सी कहां पे, एक्सियल लाइन पे। और दूसरा जो हमारा कंपोनेंट है वो है p sin थीटा, इस लाइन के अलोंग। जस्ट आप देखें ये आपका क्या है p sin थीटा। तो p sin थीटा इसका मतलब इधर इस लाइन के अलोंग एक डायपोल एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं एक एज्यूम कर सकता हूं कि इधर एक डायपोल रहा है, इधर नेगेटिव चार्ज रहा होगा, इधर पॉजिटिव। तो अगर यहाँ पे एक डायपोल तुम्हारा बनता हुआ दिख रहा है तो पॉइंट सी इस लाइन, अगर ये डायपोल के रिस्पेक्ट में पॉइंट सी को मैं डिफाइन करूं तो ये पॉइंट सी इस डायपोल के रिस्पेक्ट में क्या है, इक्वेटोरियल लाइन पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने p का कंपोनेंट ले लिया। क्लियर है? p का कंपोनेंट लिया, पहला कंपोनेंट लिया p cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट लिया p sin थीटा। ओके, और जब मेरे पास p cos थीटा आ गया p sin थीटा, तो पॉइंट c का पोजीशन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। p cos थीटा के लिए जो पॉइंट c है वो कहां पे है, एक्सियल लाइन पे, अभी मैंने बताया। क्लियर है? और p sin थीटा के लिए अगर पॉइंट c की मैं बात करता हूं तो ये कहां पे है, इक्वेटोरियल लाइन पे आ गया है। क्लियर है? कैसे आया, अभी मैंने जस्ट डिफाइन किया। जस्ट देखो कि अगर ये एक डायपोल है p sin थीटा जिसका डायपोल मोमेंट है, तो उसके रिस्पेक्ट में पॉइंट c क्या है, इक्वेटोरियल लाइन पे। अगर यहाँ पे आप एक डायपोल मान रहे हो, इस लाइन में अगर एक डायपोल एग्जिस्ट कर रहा है तो पॉइंट c इस डायपोल के रिस्पेक्ट में कहां पे, एक्सियल लाइन पे। तो आपके पास दूसरा डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट कितना है, p cos थीटा। क्लियरली हम लोग कर सकते हैं। तो p cos थीटा, अगर इस डायपोल की अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे डायपोल एग्जिस्ट कर रहा है, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा पॉइंट सी पे, मैं ऑलरेडी बताया था डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के ही अलोंग होता है। तो p cos थीटा के कारण जो मैं मान लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं क्योंकि एक्सियल लाइन पे है तो इसको मैं बोलूंगा e एक्सियल। ओके,
और पी साइन थीटा कंपोनेंट के कारण पॉइंट सी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि पॉइंट सी इक्वेटोरियल लाइन पे रखा हुआ है, तो इसके कारण जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, मैं बताया था डायपोल मोमेंट के जस्ट क्या होता है, अपोजिट। तो ये ई इक्वेटोरियल। जस्ट इसी वीडियो को पॉज करके आप बैक में जाइए और देखिए कि हमने क्या बोला था। जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन पे लिखे थे तो हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था k इंटू 2p अपॉन r क्यूब, और यहाँ पे मैंने एक यूनिट वेक्टर दिया था p कैप, यानी डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के ही अलोंग जाएगा एक्सियल लाइन पे। तो ये डायपोल मोमेंट p cos थीटा है, और इसी डायपोल के रिस्पेक्ट में पॉइंट सी एक्सियल लाइन पे, तो इससे क्या जाएगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा, p cos थीटा एरो के सेम डायरेक्शन में जाएगा अवे फ्रॉम पॉइंट सी। इक्वेटोरियल लाइन पे क्या फाइंड किए थे, इक्वेटोरियल लाइन पे जो आपका था वो कितना था, ये आपका था k इंटू पी अपॉन आर क्यूब, और डायरेक्शन के लिए हमने बोला था एक हम लोग बोलते हैं माइनस पी कैप, यानी डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट। तो अगर ये वाला डायपोल तुम माने हो, उसके रिस्पेक्ट में पॉइंट सी कौन सा है, इक्वेटोरियल लाइन पे। यहाँ पे हमने क्या माना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायपोल के कारण ई इक्वेटोरियल, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये अगर डायरेक्शन पी साइन थीटा है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, तो जस्ट उसके क्या अपोजिट, तो इसके पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ किया और जस्ट अपोजिट। क्लियर है। तो ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल हमने फाइंड कर लिया। अगर रिजल्टेंट की मैं बात करता हूं, तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है। यहाँ पे हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया, एक पैरेललोग्राम। क्लियर है। और ये पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, ये दोनों का क्या बताएगा, रिजल्टेंट। तो ये जो आपका वैल्यू होगा वो क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एट पॉइंट C। ये वाली एंगल कितना है, 90 डिग्री। क्लियर, टोटल है 90 डिग्री, और ये एंगल मैं मान सकता हूं, सपोज ये एंगल को मैं मान लेता हूं फाई। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन के रिस्पेक्ट में कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है। अब इसी इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चूंकि एक्सियल लाइन के कारण ये अब जो P का हमने तो दो कंपोनेंट ले लिया है, P cos थीटा और P sin थीटा, तो इसी एक्सियल लाइन वाले एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, E एक्सियल इज इक्वल टू K इंटू 2 इंटू P होता है, लेकिन P जो आपका है वो अब क्या बन गया है, P cos थीटा फॉर एक्सियल लाइन, सो K इंटू 2P cos थीटा बाय क्या हो जाएगा, R क्यूब। ये मैग्नीट्यूड आ गया। E इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल कितना आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा, K इंटू P है, बट नाउ P का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, P sin थीटा, तो KP इंटू साइन थीटा बाय आर क्यूब। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू आ गया मेरे पास E एक्सियल, मैग्नीट्यूड सिर्फ मैं फाइंड किया हूं एक्सियल और इक्वेटोरियल, प्लस E इक्वेटोरियल। क्लियर है। दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, अंडर रूट एक्सियल लाइन का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्लियर है। तो मैं लिखूंगा E एक्सियल का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस E इक्वेटोरियल का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, सो 2 इंटू E एक्सियल इंटू E इक्वेटोरियल, एंगल कितना है 90, सो cos ऑफ 90 दोनों वेक्टर के बीच, तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास E का जो वैल्यू बचेगा वो कितना बचेगा, अंडर रूट E एक्सियल का वैल्यू पुट करो, K इंटू 2 इंटू P इंटू cos थीटा अपॉन R क्यूब का स्क्वायर प्लस इक्वेटोरियल का कितना है, K इंटू P साइन थीटा अपॉन R क्यूब का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, बट पहले हम लोग कॉमन टर्म ले सकते हैं, K कॉमन है, P कॉमन है, R क्यूब क्या कॉमन स्क्वायर के साथ, तो ये डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा। तो E का वैल्यू कितना आ जाएगा, कॉमन टर्म्स बाहर करते हैं, K दोनों में कांस्टेंट है बाहर कर दिया, P दोनों में कांस्टेंट है बाहर कर दिया, R क्यूब दोनों में कांस्टेंट है, तो R क्यूब भी क्या हो गया बाहर, तो रूट में सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे 2 और cos थीटा स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे सिर्फ sin थीटा बचेगा, तो sin स्क्वायर थीटा। अब यहां से एक cos स्क्वायर थीटा को निकाल दो, 4 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो E का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा KP
अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ सॉरी, ये आपका एक कॉस यहां से निकाले हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो है मैग्नीट्यूड वो हम लोग फाइंड कर लिए। कितना फाइंड किया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड आया वो आया के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्लियर है? तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया एनी पॉइंट पे। अब इसी इक्वेशन को हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं। अगर मैं मान लेता हूं ये थीटा का वैल्यू 0 ले लूं, तो थीटा का वैल्यू 0 लेने पे ये आपका जो पॉइंट सी है वो कहां पे आ जाएगा, एक्सियल लाइन पे। तो cos का वैल्यू पुट करो, cos 0 इक्वल टू क्या होता है 1, तो 3 इंटू 1 3 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो 3 प्लस 1 4 हो गया, 4 का रूट क्या आएगा 2, तो k इंटू 2p बाय आर क्यूब। सेम रिजल्ट आया। यही थीटा का वैल्यू को इंक्रीज करो और यहाँ पे क्या कर दो, थीटा का वैल्यू 90, तो cos 90 इक्वल टू क्या होता है 0, तो पूरा का पूरा टर्म 0 प्लस 1 का रूट 1, तो kp बाय आर क्यूब। यानी कहाँ पे पहुंच जाओगे, इक्वेटोरियल लाइन पे। तो क्या आ जाएगा kp बाय आर क्यूब। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आया। अब हम लोग देखेंगे कि ये एंगल फाई कितना है। तो अभी मैंने बताया था अगर ये इक्वेटोरियल है तो ये भी क्या होगा, ये इक्वेटोरियल पैरेललोग्राम है। अब इसको मैं देखता हूँ एंगल के लिए, एंगल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ मैं डायरेक्शन के लिए देखता हूँ क्या होगा। अगर इसमें हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग tan फाई को डिफाइन कर सकते हैं। सो tan ऑफ फाई कितना होगा, परपेंडिकुलर। अगर ये इक्वेटोरियल है तो ये भी क्या होगा, इक्वेटोरियल, ओके, डिवाइडेड बाय बेस। बेस क्या है, ई एक्सियल का मैग्नीट्यूड। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। सो tan ऑफ फाई इक्वेटोरियल पे क्या है, इक्वेटोरियल पे भी हमने फाइंड किया के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और ई इक्वेटोरियल कितना आ गया, सॉरी ई एक्सियल कितना है, के इंटू 2p इंटू कॉस थीटा बाय आर क्यूब। देखो कौन सारे टर्म्स हट रहे हैं, के कैंसल, पी कैंसल, आर क्यूब कैंसल, साइन बाय कॉस थीटा, tan थीटा 1/2 बच जाएगा यहाँ पे। तो tan ऑफ फाई इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2 इंटू, सॉरी ये आर क्यूब था, tan ऑफ थीटा। क्लियर है? तो यहाँ से फाई हम लोग निकाल सकते हैं, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 इंटू tan ऑफ थीटा। तो ये आपका रिजल्टेंट जो आपका आया है यहाँ पे, उसका डायरेक्शन एक्सियल लाइन के रिस्पेक्ट में हम लोग निकाल सकते हैं, या इस एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं कि कितने एंगल से वो जा रहा होगा। क्लियर है? तो ये कंप्लीट डिस्कशन हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, आपका एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे और एनी पॉइंट पे, डायपोल में। तो डायपोल के बारे में और भी हम लोग स्टडी करेंगे, बट हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।